नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का चौथा वीडियो है और दिल्ली सल्तनत का दूसरा भाग है। दिल्ली सल्तनत के पहले भाग में हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश का अध्ययन किया था। हमने देखा था कि खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान की हत्या करके गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी और आज हम लोग तुगलक वंश के संबंध में अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश के शासकों को देखें तो मुख्यतः 4 शासक हुए, जिसमें से संस्थापक के रूप में गियासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है तथा इसके प्रमुख शासकों के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक हैं। इसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा विशेष अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं तुगलक वंश, जिसका समय काल 1320 एडी से लेकर 1398 एडी के बीच में रहा है। इसके संस्थापक के रूप में देखें तो गियासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक रहे, जिनका मूल नाम गाजी मलिक भी था तथा ये एक तुर्क मुसलमान था। इसने क्या किया कि अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को लागू किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश के अन्य शासक कमज़ोर थे और अयोग्य थे। इस वजह से दिल्ली का शासन बिखर सा गया था। दिल्ली के साम्राज्य को संगठित करने के लिए इसने अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को लागू किया। उसके बाद फिर हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि को अपने पास रख लिया था, यानी कि जो निजी भूमि थी उसे खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया था। इसने क्या किया कि खालसा भूमि को कर और शासन के उद्देश्य से फिर से लौटा दिया। उसके बाद 29 बार मंगोलों का सामना किया। जब बार बार मंगोलों का हमला इसके साम्राज्य पर होता था, इसने 29 बार मंगोलों का सामना किया तथा उसे दिल्ली से बाहर ही रखा। उसके बाद इसने सिंचाई के लिए नहर निर्माण करवाया। ये मुख्य पॉइंट थे तुगलक वंश के। बस हम लोग थोड़ा सा परिचयात्मक जानकारी लेंगे, जिसमें से प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट ये उतने मेंस और गहराई में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप एनसीईआरटी की किताबें उठाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं और ये पॉइंट मेन दिमाग में रहेगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, अगला शासक है अपना मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कहा जाता है कि इसके विजय के बाद एक समारोह का आयोजन किया गया था। उसी समारोह में गियासुद्दीन तुगलक एक दुर्घटना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका लड़का मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बना, जिसका समय काल 1325 एडी से लेकर 1351 एडी के बीच में रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था, लेकिन जब गद्दी पे बैठा तो इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। ठीक है, ये एक असफल शासक था, इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसको डिटेल बताऊंगा क्यों असफल शासक था, किंतु ये बड़ा ही बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक भी था, क्योंकि इसकी योजनाएं असफल हो जाती थी, इसलिए इसे एक असफल शासक कहा गया। मैं योजनाओं के बारे में बताऊंगा कि ये किसने कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी, इसलिए इसे असफल शासक कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, याद रखिए इब्न बतूता इसी के काल में भारत आया था और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया इसने। फिर बाद में आगे चलकर इसे चीन में भी भेजा गया राजदूत बनाकर। इसके बाद देखेंगे कि इसकी एक पुस्तक है तारीख़ रेहला इब्न बतूता का, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी के काल में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। हम देखेंगे कि कैसे विजय और नगर और बहमनी साम्राज्य का उदय होता है। इसे स्पेशल लेक्चर में पढ़ेंगे, बहमनी और विजयनगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल रूप में इसको पढ़ेंगे। विजयनगर जहाँ हिंदू साम्राज्य था, वहीं बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य था। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में और कुछ जानकारियाँ। इसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही अमीर खुसरो इनके दरबार में भी थे। आप देखेंगे अमीर खुसरो बड़ा ही कमाल का आदमी था। ये 10 सुल्तानों को देखा था। इसके बारे में हम लोग स्पेशल अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो हमने कहा कि ये दूरदर्शी शासक था, किंतु असफल इसकी योजनाएं होती थी। तो क्यों थी, इसे असफल शासक क्यों बोला जाता है? इनकी योजनाओं की वजह से इसको असफल शासक बोला जाता है। इसने क्या किया कि दोआब के क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि दोआब का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है। उसको लगा कि ज़्यादा टैक्स मिलेगा, वहाँ टैक्स की दर 1/2 कर दी, यानी कि 50% कर दी। जबकि इससे पहले वाले शासकों के हिसाब से देखें तो वो 1/3 के करीब में था, तो इसने 1/2 कर दिया। लेकिन उस समय वहाँ पर अकाल और प्लेग फैल गया। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर उत्पादन गिरा और उसके बाद टैक्स को वसूल करने के लिए ज़बरदस्ती किया जाने लगा, तो स्थिति और ख़राब होती चली गई और जनता विद्रोही होने लगी। इसके बाद देखेंगे कि इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया। मंगोलों के हमले से परेशान होकर, और देवगिरी या दौलताबाद जो है वो सेंटर में पड़ता है, वो केंद्र से शासन करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी दक्षिण में दौलताबाद ले गया, जो कि देवगिरी में पड़ता है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि
इसने एक फरमान जारी किया कि पूरी दिल्ली की जनता भी यहाँ चले दौलताबाद, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, फिर वापस ये दिल्ली लौटना पड़ गया। इस क्रम में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा, इसलिए मैंने पीछे बताया था कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। इसके बाद एक इसका प्रगतिशील विचार था करेंसी के में इसने प्रतीकात्मक मुद्रा चलाया, तांबे के सिक्के इसने चलवाए चांदी और सोने के जगह। और इसके से क्या हुआ कि चांदी और सोने के भंडार इसके भंडार में भरने लगे और जनता से वसूल कर। लेकिन क्या हुआ कि जब इसने तांबे का सिक्के चलाया तो मार्केट में नकली मुद्राएं भी फैल गई तांबे की। इस वजह से क्या हुआ कि सबके पास तांबे के सिक्कों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए वस्तुओं का दाम बढ़ने लगे। फिर इसने क्या किया कि तांबे के सिक्के वापस लेने की शुरुआत की और इसने फिर चांदी के मूल्य के बराबर उसको लौटाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि भंडार चांदी और सोने के भंडार खाली होने लगे। तो ये एक तरह से प्रगतिशील विचार था, परंतु ये भी असफल रहा। इसके बाद क्या हुआ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृषि विभाग के विकास के लिए इसने दीवाने कोही की स्थापना की, जिसे अमीरे कोही भी कहा जाता है। इसके बाद 1351 AD में इसकी मृत्यु हो गई, जो कि सिंध क्षेत्र में विद्रोह दबाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। और ये एक तरह से सहिष्णु शासक था, क्योंकि ये हिंदुओं के जो भी पर्व त्यौहार होते थे, जैसे कि होली दिवाली, इसमें भी ये शामिल होता था। ठीक है, एक इतिहासकार बदायूं हुई उनका एक कथन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिली। ये इसको ध्यान रखिएगा, बदायूं ने बोला था, ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसके चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक एक शिक्षाविद था, इसने कॉलेज, स्कूल और मदरसे खोला, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हौज खास दिल्ली में फिरोजी मदरसा स्थापित किया इसने। इसके बाद इसने फलाह ए फिरोज शाही, ये एक इतिहास की पुस्तक है जिसमें फिरोज की जीवनी के बारे में लिखा गया, जिसे जियाउद्दीन बर्मी या शमसे सिराज ने लिखा था। इसको मस्ट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसने बहुत सारे निर्माण कार्य किए, जिसमें शहरों का इसने बसाया, जिसके अंतर्गत फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर को बसाया है, याद कर लीजिएगा इसे। इसके अलावा इसे एक कल्याणकारी शासक कहा जाता है। इसमें सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नहर, तालाब और कुएं बनवाए। इसके अलावा इसने निर्माण के अंतर्गत और भी देखें तो दीवाने बंदगान बनाया, जिसके अंतर्गत दासों के रख रखाव के लिए इसने दीवाने बंदगान बनाया, तथा इसके पास 1,80,000 दास थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सबसे अधिक दास किसके पास थे, तो फिरोज शाह तुगलक के पास ही था। उसके बाद दीवाने खैरात बनाया, आर्थिक सहायता देने के लिए विधवाओं के लिए, और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको आर्थिक सहायता दिया जाता था। उसके बाद दारुल सफ़ा बनाया गया, खैराती अस्पताल, यानी कि मुफ्त के अस्पताल जहाँ मुफ्त में चिकित्सा होती थी, उसे दारुल सफ़ा कहते हैं, इसने ही बनवाया। इसके बाद इसने 4 तरह के करों को उगाही की, जिसमें पहला है खम्स, मन की युद्ध से जो भी सामान लूटा जाता था उसका 1/5 भाग राजा को देना रहता था, बाकी शेष भाग सैनिक रख लेते थे। उसके बाद इसने खराज, कृषि भूमि पर जो कर लगाया जाता था उसे खराज कहते हैं। ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, प्रीलिम्स के छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए इसे आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एक जजिया कर लगाया, जिसमें गैर मुसलमानों को दिया जाता है, तथा अगला है जकात, जो मुसलमानों पर लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जजिया और जकात। जो जकात है मुसलमानों पर लगाया जाता था, जजिया गैर मुसलमानों पर। और एक और है, एक इससे संबंधित है, मेरठ और टोपरा के जो भी अशोक स्तंभ थे उसे दिल्ली लाकर स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ कि फिरोज शाह के बाद अगला शासक बनता है नसरुद्दीन शाह तुगलक। ये बड़ा ही कमज़ोर शासक था, ठीक है ना। इसी के काल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि तैमूर का आक्रमण हुआ, मंगोल था जो तैमूर थे, तैमूरलंग जो थे मंगोल थे। 1398 ईस्वी में यहाँ इसी के काल में शासन हुआ, ये अटैक हुआ। तो इसके बाद क्या हो गया, दिल्ली का जो भी शासन था, दिल्ली से लेकर दिल्ली में ही पालम है वहाँ तक सिमट करा गया। फिर उसके बाद तैमूर का एक सहयोगी रहता है खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। आगे हम लोग देखते हैं सैयद वंश, वो सहयोगी था कि उसमें दिल्ली पर आक्रमण के समय तैमूरलंग की मदद की थी। तो सैयद वंश को देखते हैं अगला।
अपना दिल्ली सल्तनत में अगला वंश है सैयद वंश। इसमें कोई खास उल्लेखनीय चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलती, बट थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। इसके संस्थापक के रूप में हम इसे खिज्र खां को जानते हैं। ये क्या किया था कि जब दिल्ली पे तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तो ये तैमूर लंग का सहयोगी था। इस वजह से क्या हुआ कि दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर की सूबेदारी इसको दे दी, लेकिन ये इससे संतुष्ट नहीं था और आगे चलकर दिल्ली दौलत खां को हटाकर दिल्ली पर शासन किया। इसके संस्थापक के रूप में सैयद वंश के रूप में खिज्र खां को जाना जाता है। इसने उपाधि के तौर पर रैयत आला की उपाधि धारण की, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये तैमूर लंग के वंशजों के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन किया करता था। आगे चलकर ये कहा जाता है कि सैयद वंश स्वयं को, अपने को पैगंबर साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं उनके वंशज अपने आप को मानता था। तो आप देख लीजिए कि जो पिछले वाले जो थे गुलाम वंश के, तुगलक वंश के, खिलजी वंश के, वो तुर्क थे, लेकिन ये लोग तुर्क नहीं थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका अगला शासक बनता है मुबारक शाह। उसके बाद इसने सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की तथा इसने मुबारकबाद शहर बसाया। उसके बाद देखेंगे खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बनता है, लेकिन किंतु इसका भाई उसके बाद फरीद खां रहता है, जो कि वो शासक नहीं बनता, लेकिन इसके दो पुत्र आगे चल कर मोहम्मद शाह शासक बनता है, फिर आलम शाह इसका फिर शासक बनता है। तो ठीक है, ये सैयद वंश के बारे में इतनी परिचयात्मक जानकारी है। अगला है अपना लोदी वंश और अंतिम वंश है इसका। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम वंश है अपना लोदी वंश, ठीक है, जिसका समय का 1451 AD से लेकर 1526 AD के बीच में रहता है। इसके संस्थापक को देखे तो ये बहलोल लोदी थे, जिनका शासनकाल 1451 से 89 के बीच में रहता है। इन्होंने बहलोल शाही गाजी का उपाधि धारण किया तथा बहलोल सिक्का चलाया मुद्रा और व्यापार के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं सिकंदर लोदी, जिनका समय काल 1489 से लेकर 1517 AD के बीच में रहा। इनका अन्य नाम निजाम खां भी था और इनका नाम गुल रुखी भी था, उपनाम था, जो कि कविताओं का संकलन इन्हीं नाम से इनका मिलता है। जैसे कि अपने सलमान खान है, उनका नाम रशीद खां भी है, लेकिन जब फिल्मों में आए तो उनका नाम सलमान खां हो गया। उसी तरह ये जब कविताएं लिखते थे गुलरुखी के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की 1504 AD में, और उसके बाद 1506 AD में आगरा इसने अपनी राजधानी शिफ्ट की दिल्ली से। तो इम्पोर्टेंट ये भी कि किसने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट की, ठीक है। इसके बाद इसने कृषि विकास के लिए भूमि का पैमाइश कराया तथा गजे सिकंदरी चलाया भूमि का नापने के लिए। इसके बाद देखेंगे इसके दो पुत्र होते हैं, जलाल खां जिसे जौनपुर का शासक बनाया गया तथा इब्राहिम लोदी जिसे दिल्ली का शासक बनाया गया। किंतु ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी आदमी था, ये जौनपुर पर भी शासन करना चाहता था। इस वजह से क्या हुआ कि उलेमा वर्ग परेशान हो गए और परेशान थे, इसलिए इसने इब्राहिम लोदी पर यानी कि दिल्ली पर हमला करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया गया, जिसमें आलम खां उसके चाचा शामिल थे, दौलत खां पंजाब का जो शासक था तथा उलेमा वर्ग ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए निमंत्रण दिया गया। इसी निमंत्रण में बाबर का अभियान शुरू हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और इब्राहिम लोदी वहीं पर मृत्यु भी हो जाती है। तो ये पहला सुल्तान है जिसकी मृत्यु ये युद्ध के मैदान में होती है, ये थोड़ा याद रखिएगा। बाबर ने ये पानीपत के प्रथम युद्ध में दो चीज़ों का उपयोग किया, जिसमें युद्ध के लिए तुगलमा पद्धति का उपयोग किया तथा तोप का प्रयोग किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक युद्ध बच जाता है 1518 AD में, जो इससे पहले ही था, बाबर से हमले से पहले, तोखली का युद्ध, जो कि राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें राणा संगा का विजय होता है और इब्राहिम लोदी की यहाँ से पोल खुल जाती है। तो ये रहा अपना दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया। फिर कल हम लोग इसके बाद थोड़ा सा और उसके बाद 1526 AD में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बच गया था, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग दो इम्पोर्टेंट साम्राज्य जो दक्षिण भारत में विकसित हुए थे, हमने इस लेक्चर में चर्चा भी किया था, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।